माँ ने मेरे माथे का पसीना पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उनके हाथ ने मेरे माथे को छुआ, मेरे दिमाग में जैसे कोई तेज रोशनी कौंध गई। मुझे वो भूली हुई याद वापस आ गई। मेरी बहन किसी हादसे का शिकार नहीं हुई थी। इस वक्त कातिल मेरे ही घर में मौजूद था। मैंने बिना किसी भाव के एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उन्हें मना कर दिया, क्योंकि उनके हाथ पर खरोंच के 2 गहरे निशान थे। वो सियाओ याओ के मरने से पहले उसके आखिरी संघर्ष के निशान थे। मैंने अपने ही हाथों से उसे मारा था 3 दिन पहले। सियाओ याओ, होश में आओ। हेलो, 120 है क्या? मैं बाओडोंग गार्डन A ब्लॉक से बोल रही हूँ। यहाँ कोई घायल हो गया है, जल्दी आइए। मैंने माँ का हाथ पकड़ा और संघर्ष करते हुए खड़ी हो गई। मैंने सियाओ याओ की तरफ देखा। तुम मुझे जान से क्यों मारना चाहती हो? आंसू माँ के गालों पर बह रहे थे। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था और मैंने उनके हाथ के पिछले हिस्से पर खरोंच के 2 गहरे निशान बना दिए थे। सियाओ याओ दूर खड़ी थी और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। क्या तुम सच में नहीं जानती क्यों? इतने सालों से तुमने वो सब कुछ छीन लिया जो मेरा था। जब तुम मरोगी तभी मैं सुकून से जी पाऊंगी। पापा, मम्मी, सॉन्ग चैन सब सिर्फ मुझे प्यार करेंगे। वो एक एक कदम मेरे करीब आई। उसकी आवाज भारी थी और वो खुद पर काबू नहीं पा रही थी। दूर हटो, मैं तुम्हें कभी नहीं देखना चाहती। मैंने सियाओ याओ को जोर से धक्का दिया। उसका शरीर मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा हल्का था। वो एक पत्ते की तरह बालकनी से पलटी और सीधे नीचे गिर गई। मैं अपनी यादों से बाहर आई। पापा मम्मी ने मुझसे झूठ नहीं बोला था। मेरे असामान्य व्यवहार को देखने के बाद उन्होंने मुझे पागल खाने भेज दिया था। यहाँ तक कि हाई स्कूल पास करने के बाद भी शायद बहुत लंबे समय तक भावनाओं को दबाकर रखने की वजह से एग्जाम के बाद मैं फिर से भड़क उठी। मैं अपने अंदर मौजूद उस सियाओ याओ को मारना चाहती थी। शुक्र है माँ ने मुझे समय रहते देख लिया। मुझे अस्पताल ले जाया गया। बेहोशी की हालत में मैंने अपने अस्पताल के कमरे को होटल का कमरा समझ लिया था। आधी नींद और आधे होश में पापा मम्मी की झगड़े की आवाज मेरे कानों में पड़ी। कॉलेज जाने वाली है तो क्या हुआ? 4 साल पढ़ने के बाद भी तो बाहर जाकर मजदूरी ही करेगी। वो अब बालिग हो चुकी है। अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई और उसने बाहर जाकर गवाही दे दी तो हमें पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा। वो जो झांग मिस्त्री है ना, उसका गांव फेंग काउंटी में है। कुछ दिन पहले ही उसने मुझसे कहा था कि उसका एक 40-42 साल का भतीजा है जो शादी करना चाहता है। दहेज में 80,000 तक दे सकता है। तो जब वो होश में आ जाए तो एक बार मिलवाने ले चलते हैं। झांग ने मुझे गारंटी दी है, अगर पसंद आ गई तो उसी वक्त पैसे दे देगा। अभी जल्दी घर वापस चलो और घर के खून के निशान साफ कर दो, कहीं उसे देखकर फिर से दौरा न पड़ जाए। कमरे का दरवाजा बंद हुआ। बेहद दर्द और खौफ के बीच मेरे दिल की गहराइयों में छिपी एक तीसरी पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व ने जन्म लिया। 8 साल की सियाओ याओ और सियाओ याओ के एक साथ मिल जाने का नतीजा। मैंने अपने हाथ में पकड़ा वॉइस रिकॉर्डर उठाया। अपनी आवाज में उस दिन के नजारे को फिर से दोहराओ, कैसा रहेगा? मेरी सलाह या यूं कहें कि मेरे उकसावे पर उसने उस डायरी में हर चीज की शुरुआत की चाबी छोड़ दी थी और फिर हमेशा के लिए सियाओ याओ को छोड़कर चला गया। अब इस शरीर में आखिरकार सिर्फ असली लिन सियाओ याओ ही बची है। मेरा नाम लिन सियाओ याओ है। मैं फेंगदा की नई छात्रा हूँ। अपने बेहतरीन अंकों के दम पर मैंने फेंगदा के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लिया है। कॉलेज शुरू होने के आधे साल के भीतर ही मैं पूरे कॉलेज में मशहूर हो गई। इसका कोई और कारण नहीं था। पहला, मेरे माता पिता अपनी ही बच्ची को पैसों के लिए बेचने वाले लोग हैं। 6 महीने पहले मेरी गवाही और उस समय छोड़े गए सबूतों के आधार पर सियाओ याओ की मौत की दोबारा जांच की गई। आज की आधुनिक तकनीक की मदद से सच सामने आ गया। दूसरी बात यह है कि मैं फेंगदा के मशहूर शख्स सॉन्ग चैन की गर्लफ्रेंड हूँ। वो डीन के सबसे होनहार छात्र हैं और कॉलेज द्वारा गुप्त रूप से तैयार किए गए साइकोलॉजिकल थेरेपिस्ट भी हैं। सभी छात्र बहुत हैरान होते हैं कि सॉन्ग चैन, जिसकी नजरें हमेशा ऊंची हैं, उसने मुझे क्यों चुना। इस सवाल का जवाब मुझे भी नहीं पता। अगर आप लोगों को इतनी ही दिलचस्पी है तो खुद जाकर उससे पूछ लीजिए। अपने सहपाठियों से बातचीत खत्म करने के बाद मैंने एक नई डायरी खोली और उसे अपने पास बैठे सॉन्ग चैन को दे दी। कुछ नया लिखो, लिन सियाओ याओ के नाम से।